दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच हूँ और देश में जो लोकतंत्र की इमारत को तोड़ा जा रहा है, ढाया जा रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है, शुरुआत में लग रहा था कि ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा वैसे वैसे लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ये पैसे का खेल है। ये इन प्रकारेण भाजपा द्वारा महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाना है, जिसके लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है शिवसेना के विधायकों को खरीदने के लिए। और इससे भी बढ़कर अगर हमें लगता है कि इस देश के जन प्रतिनिधि बिके हुए हैं, तो उससे कहीं ज्यादा इस देश की न्यायपालिका बिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के हाल फिलहाल के जो फैसले आए हैं, उससे तो यही लगता है कि न्यायपालिका से बड़ा भ्रष्ट तंत्र इस देश में नहीं है। जब सभी को ये दिख रहा है कि ये विधायक पैसे के बल पे खरीदे गए हैं और जो उपसभापति हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, उन्होंने विधायकों को दल विरोधी कानून के तहत कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसका उन्हें 2 दिन के भीतर जवाब देना था। और सुप्रीम कोर्ट ने उस अवधि को बढ़ा के 15 दिन कर दिया, ताकि विधायक असम के 5 स्टार होटल में अपनी मौज मस्ती जारी रख सके, थोड़े और विधायकों को तोड़ा जा सके, दल विरोधी कानून की काट खोजी जा सके, किसी भी तरह महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनाई जा सके। देश के सर्वोच्च अदालत के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है कि ये एक सरकार का तंत्र बन चुका है, जिसका काम भाजपा के नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों में उन्हें क्लीन चिट देना है। अगर किसी राज्य में दूसरे दलों की सरकार है और उसमें तोड़ फोड़ होती है, तो उसमें मदद करना है। ये संविधान की रक्षा के लिए अपने दायित्व को भूल के मोदी सरकार के कहने पे फैसले दे रहे हैं। इस न्यायपालिका से क्या उम्मीद की जाए, जो देश को अंधेरे में धकेलने का काम कर रही है। महाराष्ट्र घटनाक्रम का जो भी नतीजा आए, चाहे शिवसेना की सरकार रहे या जाए, लेकिन लोकतंत्र पे इस घटनाक्रम के कारण जो कुठाराघात पहुंचा है, उसने भाजपा को इतिहास के काले अध्याय में अपना नाम दर्ज कराने का मौका दिया है। न केवल भाजपा बल्कि देश की न्यायपालिका को भी। और कुछ विधायकों के छोड़ जाने से कोई पार्टी खत्म नहीं होती, और वो पार्टी जो कैडर पे आधारित हो। उम्मीद की जाती है कि शिवसेना इस संकट से उभरेगी, इस संकट से मजबूती से लड़ेगी और फिर से खड़ी होगी।
सरकार का आना जाना, सरकार का बनना बिगड़ना तो लगा रहेगा। इसके आगे और इस घटनाक्रम के पीछे जो सर्वोच्च अदालत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में उनकी भूमिका के लिए जो क्लीन चिट दी गई, और जिन लोगों ने जो याचिका लगाई, जो लोग गुजरात दंगा के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए बरसों से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई वो कम शर्मनाक नहीं है। और ये टिप्पणी सर्वोच्च अदालत के द्वारा की गई, जो अपनी गरिमा को खंडित करने पर तुली हुई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट, गुजरात के पूर्व डीजीपी आरवी श्री कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवार आज सभी जेल में बंद हैं। और उनका अपराध यही है कि उन्होंने गुजरात दंगों की जो सुनियोजित साजिश रची गई, मुसलमानों का कत्ले आम होने दिया गया, मुसलमानों की संपत्तियों को जलाया गया, कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी को उनके घर में जिंदा जलाया गया, के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों के बीच आए, एसआईटी के समक्ष गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन इस बिकी हुई व्यवस्था में उन्हें कहीं न्याय नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि ये लोग एक मुहिम चला रहे थे, इन लोगों ने एसआईटी से जुड़े सभी अधिकारियों की ईमानदारी पे सवाल उठाए ताकि गुप्त उद्देश्य के लिए मामले को लगातार गरमाया रखा जा सके। और ऐसी साजिश रचने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों को कानून के कटघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आज हमारे संविधान के निर्माता जिंदा होते तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पढ़ के जीते जी मर जाते। सुप्रीम कोर्ट कितनी मर्यादा विहीन हो चुकी है, कितनी गरिमा विहीन हो चुकी है, किस स्तर पर जाके मोदी सरकार को बचाने का काम कर रही है। क्या पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने जो एसआईटी के समस्त सबूत पेश किए वो गलत थे? क्या उनके मोबाइल फोन का जीपीएस लोकेशन गलत था? क्या उनके ड्राइवर का बयान गलत था? जो सभी साबित करते हैं कि तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के समय अपने आवास पे आईपीएस अधिकारियों की जो बैठक बुलाई और दंगों को चलते रहने देने का आदेश दिया था, वो गलत था। जो दंगा पीड़ितों के अधिकारों के लिए तीस्ता सी तलवार लड़ी और दंगा पीड़ितों के जो बयान दर्ज कराए गए, क्या वो सभी गलत थे? सही तो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, सही तो सिर्फ भाजपा के सभी दंगाई हैं, सही तो दूसरे दलों को तोड़ के भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। बाकी इस देश में सभी झूठे हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से यही साबित करना चाहती है।
कल का दिन और भी ज्यादा शर्मनाक रहा। भारत के जाने माने फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के संस्थापकों में से एक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें 2018 के एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया, जो 1983 में आई फिल्म पे जो ट्वीट था। और जिस व्यक्ति ने इसके लिए कंप्लेन किया था, उसका ट्विटर पर मात्र 1 फॉलोअर है और जिसका अकाउंट भी संदिग्ध है। उसके कंप्लेन के आधार पे एक फैक्ट चेकर को गिरफ्तार करना एक मजाक है, कानून व्यवस्था का मजाक है। और मुसलमानों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उसी का एक हिस्सा है। इस देश में मुसलमान होना आज के दिन एक गुनाह बन चुका है और मोदी सरकार नित्य नए झूठे आरोपों के द्वारा मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है। उनके घर तुड़वाए जाते हैं, उन्हें जेलों में पिटवाया जाता है। और विश्व मंच पर जाके मोदी जी भारत की न्याय व्यवस्था, भारत के लोकतंत्र और महात्मा गांधी का गुणगान करते हैं। जिस बेशर्मी से गुणगान करते हैं उसका कोई जोड़ा नहीं है। दोस्तों, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहद संकट की घड़ी है, जहां सरकार के भ्रष्टाचार, सरकार की गलतियों, सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन पे दबाव डाला जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि ये क्रूर सरकार अपने मनमाने फैसले ले सके, ये क्रूर सरकार इस देश को लूट सके। मुसलमानों के खिलाफ नफरत में डूबे देश के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इस बात को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ये देश पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और तुर्की जैसे देशों के श्रेणी में खड़ा होगा। इसके लिए मोदी सरकार के कुकर्मों के खिलाफ आवाज उठाए। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इसे कोई सरकार नहीं छीन सकती। फिर मिलता हूं दोस्तों।